मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने लेटरल एंट्री स्कीम के तहत संयुक्त सचिव और निदेशक के पदों के लिए वैकेंसी की घोषणा की है। बता दें कि इस वैकेंसी में सीधी भर्ती के तहत नियुक्ति की जाएगी। वहीं अब इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का आरोप है कि इस भर्ती में आरक्षण के अधिकार का हनन होगा। कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर से आरक्षण पर वार किया है। मोदी सरकार ने केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी के करीब 45 पद भरने के लिए लेटरल एंट्री का विज्ञापन निकाला है। कांग्रेस के मुताबिक इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं है। ऐसा इसलिए है कि मोदी और बीजेपी सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि इन वर्गों को नौकरियों से दूर रखा जा सके। कांग्रेस ने आगे लिखा कि यह कदम संविधान पर हमला है। यूपीएससी की लेटरल एंट्री की घोषणा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है। यह विज्ञापन उसकी एक छोटी सी बानगी है। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 45 संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली हैं, लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती तो उसे एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना पड़ता, यानी 45 में से 22-23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते। तेजस्वी ने आगे कहा कि मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पद्धतिबद्ध, योजनाबद्ध और शातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। विगत चुनाव में प्रधानमंत्री समेत बिहार में उनकी पिछलग्गू पार्टियां और उनके नेता छाती पीट कर दावा करते थे कि आरक्षण को समाप्त कर कोई उनका हक अधिकार नहीं खा सकता, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनके समर्थन व सहयोग के बल पर वंचित, उपेक्षित और गरीब वर्गों के अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। आरजेडी नेता ने आगे कहा कि देश की 90% आबादी का हक खाने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। लेटरल एंट्री की घोषणा को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। अखिलेश ने कहा कि ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू और चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि दरअसल ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती है। देश भर के अधिकारियों और युवाओं से आग्रह है कि यदि भाजपा सरकार इसे वापस ना ले तो आगामी 2 अक्टूबर से एक नया आंदोलन शुरू करने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट के कब्जे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों की घोषणा नहीं होने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि झारखंड से जो खबरें आ रही हैं, आप देखिए वहां क्या हो रहा है। वहां हेमंत सोरेन को फिर एक बार तकलीफ में लाने की कोशिश हो रही है। उनकी सरकार एक मजबूत सरकार है, वहां से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए अगर चुनाव घोषित करते तो आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती। वे 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन वे 4 राज्य के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री तास मोहिउद्दीन ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि मैं कुछ दिनों में फिर से कांग्रेस में शामिल होऊंगा। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने मुझे बहुत सम्मान दिया, लेकिन शायद लोगों ने हमें इन चुनावों यानी लोकसभा चुनाव 2024 में स्वीकार नहीं किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह यानी गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस में लौट आएं, मुझे बहुत खुशी होगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार 16 अगस्त 2024 को यह घोषणा की। जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा, तो वहीं हरियाणा में 1 चरण में और वोटों की गिनती 4 अक्टूबर 2024 को होगी। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड भी
आगामी विधानसभा चुनावों वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन इनके लिए अभी तारीखों की घोषणा नहीं की गई। वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि जो नेता देश में एक देश एक चुनाव चाहते हैं, वो 4 राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करा सकते। आप पूरे देश में एक देश एक चुनाव का प्रचार करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो खुद की सुविधा देखते हुए लोकसभा में 7 चरण डाल देते हैं, तो कभी हिमाचल और गुजरात का चुनाव अलग अलग कराते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव साथ होगा, लेकिन उसका चुनाव अलग से कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा की दोहरी नीति दिखाता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को झटका लगा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उसके 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। सूत्रों ने बताया कि अनूप धानक, रामकरण काला, देवेंद्र बबली और ईश्वर सिंह ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना पर निर्भया की मां आशा देवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए कुछ काम किया गया है। कानून जरूर बनाए गए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। निर्भया के दोषियों को 2020 में फांसी दी गई, लेकिन उससे पहले और उसके बाद भी इतनी सारी घटनाएं हुई, किसको न्याय मिला। घटनाएं रोज हो रही हैं। अगर आप दोषियों को सजा नहीं देंगे और उन्हें जेल में नहीं डालेंगे तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम नहीं होगा और जब तक बनाए गए कानूनों पर काम नहीं होगा, तब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी और महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। भाजपा ने कोलकाता के रेप मर्डर मामले पर आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल 17 अगस्त को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी खुद एक महिला हैं और एक महिला का दुख वे समझती हैं। जो भी मांगे थी कि इसकी सीबीआई जांच हो, उसका फैसला भी सरकार ने लिया है। भाजपा को इस घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अब अखिलेश के इसी बयान पर बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकार के लिए खड़ा होना क्या डर्टी पॉलिटिक्स है। जिस तरह की दरिंदगी वहां हुई और ऐसी घटनाएं बंगाल में बार बार होती रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल की महिलाओं के साथ खड़े हैं और जो घटना हुई है उसकी निंदा कर रहे हैं, तो क्या ये राजनीति है। अगर ये राजनीति है तो मुझे लगता है कि हम सकारात्मक विकास, लोगों के अधिकार की राजनीति करते हैं। हम महिला, युवा, पीड़ित और वंचितों का दर्द समझते हैं। आरजीकर अस्पताल की घटना पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि डॉक्टर घबरा गए हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोलकाता, कठुआ, हाथरस और मणिपुर में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोगों को अपराध करने से डरना चाहिए। सरकारों से परे हमें इस मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम प्रतिक्रिया देते रहते हैं, फिर यह सामान्य हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक युवा ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में आईएमए की ओर से 5 मांगे रखी गई हैं। इस पत्र को एसोसिएशन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। आईएमए ने लिखा कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक युवा ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर हत्या कर दी गई। इस घटना ने देश के लोगों और मेडिकल समुदाय को हिलाकर रख दिया। इसके बाद 15 अगस्त को भीड़ की ओर से अस्पताल में तोड़फोड़ की गई और जहां पर पीड़िता मृत अवस्था में मिली उस जगह को बर्बाद करने का प्रयास किया गया। पत्र में लिखा गया है कि आईएमए ने इस मामले में समाधान के तरीके और अपनी मांगे सामने रखी हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा लिखे गए पत्र में आगे अपनी मांगों में कहा गया कि 1897 के महामारी रोग अधिनियम में 2020 के संशोधनों को दी हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल 2019 के मसौदे में शामिल करने वाले एक केंद्रीय अधिनियम से मौजूदा 25 राज्यों के कानूनों को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सभी अस्पतालों के सुरक्षा प्रोटोकॉल हवाई अड्डे जैसे होने चाहिए।
अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना और सुरक्षा प्रावधानों को अनिवार्य करना पहला कदम है। सीसीटीवी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल इसके बाद हो सकते हैं। आगे कहा गया है कि पीड़िता द्वारा की जा रही 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट और अस्पतालों में सुरक्षित स्थानों की कमी और पर्याप्त आराम कक्षों की कमी, निवासी डॉक्टर्स के कार्यकारी और रहने की स्थितियों की पूरी तरह से समीक्षा की जाए। इसके अलावा अपराध के समय से और पेशेवर तरीके से जांच करना और समय से न्याय सुनिश्चित किया जाए। पीड़ित परिवार को उचित एवं सम्मानजनक मुआवजा देना भी आईएमए की मांग में शामिल है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के बाद कोलकाता पुलिस ने आज 18 अगस्त से 7 दिनों के लिए आरजीकर अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत धारा 163 लागू की है। इस अवधि के दौरान वहां कोई सभा, धरना या रैली की अनुमति नहीं होगी। मूडा यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में कथित तौर पर अपनी पत्नी पार्वती पीएम को समय से पहले जमीन आवंटित करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया पर मुकदमा चलाने की यह मंजूरी कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई। अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरते हुए एक्स पर लिखा कि नेशनल हेराल्ड से लेकर कर्नाटक के मूडा स्कैम तक कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का इतिहास अच्छी तरह से लिपिबद्ध है। कांग्रेस ने बार बार निजी लाभ के लिए लोगों के विश्वास को धोखा दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस निर्णय को असंवैधानिक बताने की बजाय कांग्रेस को खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस खुद को एक तरफ दलितों और अल्पसंख्यकों का संरक्षक बताती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक मुख्यमंत्री दलित परिवार की जमीन हड़पने के मामले में संलिप्त हैं। यह कांग्रेस के पाखंड और परिवार केंद्रित राजनीति का एक और उदाहरण है। पेरिस ओलंपिक खत्म होने के बाद भारतीय पहलवान विनेश फोगाट कल शनिवार को पेरिस से वापस भारत लौटी। उनके स्वागत के लिए पहलवान साक्षी मलिक, पहलवान बजरंग पूनिया और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत हजारों की भीड़ मौजूद थी। रात को हरियाणा में अपने पैतृक गांव चरखी दादरी पहुंचते ही विनेश का जोरदार स्वागत हुआ और इस दौरान उन्होंने मेडल ना मिल पाने के बारे में भी बात की। विनेश फोगाट ने कहा कि ओलंपिक मेडल का घाव बहुत गहरा था, उससे उबरने में समय लगेगा, लेकिन आज जो मैंने अपने देशवासियों, परिवार और गांव वालों का प्यार देखा है तो मुझे इससे हिम्मत मिलेगी। विनेश ने साथ ही यह भी कहा कि मैं अभी कुछ कह नहीं सकती कि मैंने कुश्ती छोड़ दी है या आगे इसे करती रहूंगी। उन्होंने कहा कि जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हम पिछले 1.5 साल से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो जारी रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।